उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे और ध्यान लगा के पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी वही श्रृंखला को आगे। अपन क्वेश्चंस में थे, एक बार फिर बता रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ उनको साथ साथ करते रहिए, क्योंकि याद रखना जिस बंदे की क्षमता एसकेएन बीएचयू या इसके अलावा आईसीआर उसका टारगेट में टॉप रैंक लाना है, तो याद रखना 2 महीने में आपकी कभी भी कोई रैंक नहीं आ सकती। आपको कम से कम 1 साल का टाइम तो चाहिए इन यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन लेने के लिए। तो मेरा पर्पज हमेशा ये नहीं होता है कि आप नॉर्मली सिलेक्शन दो, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट नॉर्मली सब कॉलेज में चले जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का टारगेट होना चाहिए एसकेएन होनी चाहिए या बीएचयू या महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आईसीआर में टॉप कॉलेज। इसी हिसाब से मैं पढ़ाता हूं, इसीलिए मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस डालता हूं। ठीक है, तो आज अपन वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो पहले कर रहे थे, लेकिन क्लास में ज्वाइन होने से पहले मेरी एक बात याद रखना, किसी भी चीज को रटना मत, क्योंकि रटने वाले स्टूडेंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप समझिए, कंसेप्ट समझ में नहीं आता है आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज की लिख कर दे सकता हूँ या गारंटी दे सकता हूँ, यदि आप इस क्लास को ढंग से पढ़ोगे तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जो आप क्रेस नहीं कर सके। बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि सर आप कौन सी डिग्री कर रखे हो, तो वैसे अगर मेरे बारे में परिचय जानना है तो आपको कहीं भी मिल जाएगा यूट्यूब पर, लेकिन मैं बता देता हूँ, मैंने यूजी महाराजा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है, बॉटनी ऑनर्स से मैंने एक स्पेशल डिग्री ली है। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा रिकॉर्ड भी है कि मैंने एंट्रेंस दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें मेरे 95 रैंक थी। इसके अलावा एक एंट्रेंस और दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसमें मेरी 83 रैंक थी। इसके अलावा सीयूट कश्मीर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अभी प्रेजेंट में मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा फोकस तो जेआरएफ है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट ये क्लास ले रहे हैं उनको मैं यही चाहता हूँ कि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट सिलेक्शन दें। तो सिलेक्शन के पर्पस पे पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी ढंग से पढ़िए, फिर कह रहा हूँ एक बार एनसीईआरटी को खोल दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पूरी आती है, आप मान के चलो सब एग्जाम के राजा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऐसे सामान्य पौधे का नाम बताओ जिसमें बीज पैदा होगा लेकिन फल नहीं बनेगा। क्वेश्चन है ऐसा सामान्य पौधा जिसमें बीज तो बनेगा लेकिन फल नहीं बनेगा। 4 ऑप्शन आएंगे, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म। सोच के बताइए आराम से, 1 मिनट का टाइम दूंगा, पूरा तो नहीं दूंगा यार, 1 मिनट का 30 सेकंड का टाइम दूंगा। 30 सेकंड में आप सोच के बता दीजिए क्या ऑप्शन होगा आपके हिसाब से। चलो ठीक है, कुछ स्टूडेंट सही बताया। याद रखना ऐसा पौधा ब्रायोफाइटा होता है, एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है या टेरिडोफाइटा, जिसमें बीज बढ़ेंगे लेकिन फल नहीं बढ़ेंगे। याद रखना जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनेंगे लेकिन फल नहीं बढ़ेंगे। याद रखना जिम्नोस्पर्म में फल तो नहीं बनेगा लेकिन बीज बनेगा। एक बात तो यह है, वेरी गुड। बात आती है कि जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है। याद रखना जिम्नोस्पर्म को नागरबीजी के नाम से जाना जाता है। याद रखना जिम्नोस्पर्म को नागरबीजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, पादप जगत का उभयचर। याद रखना
पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पादप जगत का उभयचर। ठीक है, पूछ ले आपको प्रथम स्थलीय या प्रथम सफल स्थलीय पादप कौन था? ब्रायोफाइटा। प्रथम सफल स्थलीय, प्रथम सफल स्थलीय, ये क्या है? ब्रायोफाइटा। ठीक है, पूछ ले कि ब्रायोफाइटा में जल का संवहन किसके द्वारा होगा? याद रखना, पेरेन्काइमा के द्वारा। पेरेन्काइमा के द्वारा ब्रायोफाइटा में जल का संवहन होगा। ठीक है, अब बात करें टेरिडोफाइटा में क्या होता है। टेरिडोफाइटा से क्या क्वेश्चन बनता है? टेरिडोफाइटा से एक क्वेश्चन तो यह बढ़ता है, पादप जगत का सरीसृप किसको बोला जाता है? इसे पादप जगत का सरीसृप बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले संवहन ऊतकों का विकास हुआ था। याद रखना, टेरिडोफाइटा में हुआ था सर्वप्रथम संवहन तंत्र विकसित। याद रखना, सबसे पहले संवहन तंत्रों का विकास टेरिडोफाइटा में हुआ था। इसे संवहनी अपुष्पोद्भिद के नाम से जाना जाता है। याद रखना, संवहनी अपुष्पोद्भिद, संवहनी अपुष्पोद्भिद के नाम से जाना जाता है टेरिडोफाइटा को। अब आता है एंजियोस्पर्म। तो याद रखना, एंजियोस्पर्म दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और इसके अलावा द्विबीजपत्री। याद रखना, ये दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। ठीक है, दोबारा एक बार कंसेप्ट क्लियर करा देता हूं। जो संवहनी पौधे होते हैं उनमें बीज तो बढ़ते हैं लेकिन उनमें फल नहीं बढ़ते हैं। कौन से होंगे? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को नगरबीजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा। ठीक है, सबसे सफल स्थलीय पादप कौन सा था? सबसे पहले ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जल संवहन पेरेन्काइमा ऊतक द्वारा। ठीक है, अब आता है आपके टेरिडोफाइटा। सबसे पहले संवहन ऊतकों का विकास हुआ टेरिडोफाइटा में। वेरी गुड। दूसरा कि पादप जगत का सरीसृप टेरिडोफाइटा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले, संवहनी अपुष्पोद्भिद के नाम से जाना जाता है किसको? टेरिडोफाइटा को। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इसके अलावा एक बात और पूछ लेता है,
इनमें बीज फलों में बंद होता है। याद रखना, बीज फलों में बंद। ठीक है, याद रखना, इनमें जो बीज होता है वो फलों में बंद होता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। भारत की सबसे सस्ती ऊर्जा वाली फसल का नाम बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की ऐसी कौन सी फसल है जिससे हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आपको इसका आंसर देखना है, केला, सेब, अमरूद या आम। तो याद रखना, हमें सबको पता है कि केला खाने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। तो याद रखना, इसका आंसर होगा केला। केला खाने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। क्यों मिलती है? बात आती है, केला में मुख्य घटक कौन सा आता है? याद रखना, केला में कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा शुगर भी पाई जाती है। वो क्या, कार्बोहाइड्रेट ही होती है शुगर, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करें सेव की, तो सेव में परिपक्व अंडाशय से जो प्रक्रिया बढ़ती है उसे फल बोला जाता है, या परिपक्व अंडाशय को फल बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अंडाशय से फल का निर्माण हुआ। ठीक है, बात आती है कि सेव में किसके द्वारा फल का निर्माण होगा। याद रखना, सेव में फल का निर्माण पुष्पासन के द्वारा होगा। पुष्पासन द्वारा फल निर्माण। बेसिकली देखा जाए या होता ही ऐसा ही है कि अंडाशय, परिपक्व अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होगा, लेकिन सेव में फल का निर्माण अंडाशय से न होकर किसके द्वारा होगा? पुष्पासन के द्वारा होगा। ठीक है, बात आती है, आम का फल किसके द्वारा बनेगा? याद रखना, अंडाशय के द्वारा। अंडाशय द्वारा जो गुठली आती है उसके द्वारा फल का निर्माण होगा। क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी फसल है जिससे सबसे ज्यादा ऊर्जा आसानी से मिलती है? केला। ठीक है, बात आती है कि पादपों में फल का निर्माण किसके द्वारा होगा? तो याद रखना, परिपक्व अंडाशय को ही फल बोला जाता है। ठीक है, वेरी गुड, ये भी सही बात है। लेकिन बात आती है सेव में। सेव में क्या होता है कि पुष्पासन के द्वारा फल का निर्माण होगा। ठीक है, पुष्पासन कौन सा? सेव के ऊपर जो रेड कलर का भाग होता है उसको पुष्पासन बोला जाता है। आम में कैसे होता है? आम का फल अंडाशय के द्वारा बनेगा। तो याद रखना, सबसे सस्ती या आसानी से ऊर्जा तो केले के द्वारा प्राप्त होगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। कोशिका द्रव्य का, सॉरी माफ करना, कोशिका झिल्ली का द्रव्य मोज़ेक मॉडल
कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन दोबारा सुन लेना। कोशिका झिल्ली का डार्विन मोज़ेक मॉडल कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। चार ऑप्शन है, सिंगर व निकोलसन, वाटसन व क्रिक, इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन या एवी लिवेनोक। तो सोचिए कौन सा उत्तर होगा आपके हिसाब से। बता देता हूं कि कोशिका झिल्ली का डार्विन मोज़ेक मॉडल कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य सिद्धांत था। पहली चीज तो इसमें से और क्या क्वेश्चन बनता है कि ये कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य सिद्धांत, याद रखना, सर्वमान्य सिद्धांत, कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य सिद्धांत डार्विन मोज़ेक मॉडल होता है। इस सिद्धांत को और नाम किस नाम से जाना जाता है। इसे गुलाब जामुन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, डार्विन मोज़ेक मॉडल को गुलाब जामुन सिद्धांत भी बोला जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, बता रहा हूं, ऊपर तैरते हुए होते हैं गुलाब जामुन और नीचे क्या होती है, चाशनी। उसी प्रकार होती है प्रोटीन और वसा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले, डीएनए का द्विआधारी मॉडल दिया। डीएनए का द्विआधारी मॉडल कौन से वैज्ञानिक ने दिया। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विआधारी मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, बात आती है कि केंद्रक की खोज की थी। याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। याद रखना, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में से दो क्वेश्चन बनते हैं, कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का मैनेजर किसको कहा जाता है। केंद्रक को। ठीक है, एवी लिवेनहोक ने, एंटोनी वान लिवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी। जीवित सेल सर्वप्रथम देखी। याद रखना, एवी लिवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है, किसमें, याद रखना, ये भी बता देता हूं, प्याज में। प्याज की कोशिकाओं में देखा था। और बात करें अपने इंसानों की तो दांत की खुरचन में। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का डार्विन मोज़ेक मॉडल या गुलाब जामुन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। सिंगर व निकोलसन ने। ठीक है, कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य सिद्धांत डार्विन मोज़ेक मॉडल। ठीक है, डीएनए का द्विआधारी मॉडल प्रस्तुत किया वाटसन और क्रिक। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। एवी लिवेनहोक ने क्या किया, उसने जीवित कोशिका को देखा। किसमें देखा, प्याज की कोशिकाओं में देखा। और अपन इंसानों में दांत के बीच में जो मेल होता है या खुरचन होती है उसमें देखा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब बात करेंगे
एंटीबायोटिक टेरामाइसिन प्राप्त होती है। क्वेश्चन है एंटीबायोटिक टेरामाइसिन प्राप्त होगी। चार ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन रामोसस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजियोली या सभी। तो याद रखना एंटीबायोटिक जो टेरामाइसिन है वो हमेशा स्ट्रेप्टोमाइसिस रोमोसस से प्राप्त होगी। याद रखना स्ट्रेप्टोमाइसिस रोमोसस से प्राप्त होगी। याद रखना एंटीबायोटिक टेरोमाइसिन एक औषधि होती है। टेरोमाइसिन क्या है? एक औषधि होती है। यह स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस के द्वारा प्राप्त होगी। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यह आया है फसलों में से कि कौन सा अमल होता है। क्वेश्चन है टमाटर में उपस्थित अमल कि टमाटर में कौन सा अमल पाया जाता है। क्वेश्चन बताने से पहले आंसर बताने से पहले एक चीज बता देता हूं। टमाटर का वैज्ञानिक नाम या बोटनिकल नाम होता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लिख देता हूं, कई बार टमाटर ने पूछ के आपको वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम एस्कुलेंटम। याद रखना टमाटर का वनस्पतिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम होगा। क्वेश्चन है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्टिक, एस्कोर्बिक, सिट्रिक या सभी। तो याद रखना टमाटर में हमेशा एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाएगा। वेरी गुड। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सी विटामिन होगी? सी। याद रखना विटामिन सी पाई जाती है। ट्यूशन पूछ ले नींबू में पाया जाने वाला एसिड। याद रखना नींबू में कौन सा एसिड होगा? सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछ ले कि इमली में पाया जाने वाला एसिड। याद रखना टार्टिक एसिड इमली में, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, याद रखना टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? एस्कोर्बिक। एस्कोर्बिक में विटामिन कौन सी होती है? सी, ठीक है। टमाटर का बॉटनिकल नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ठीक है। कुल कौन सा होता है? सोलेनेसी। यह भी याद रखना, लिख देता हूं सोलेनेसी। सोलेनेसी याद रखना टमाटर में सोलेनेसी कुल पाया जाएगा। और इमली में कौन सा एसिड होगा? इमली में टार्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यह क्वेश्चन जूलॉजी पोर्शन में से है। मैं बता देता हूं यह क्वेश्चन 2019 माफ करना 2021 जेट में आया भी था, ठीक है। सोल्व करके बता रहा हूं कि ऐसा कौन सा वर्ग है जो संवहन प्रणाली में
पाया जाता है। दोबारा सुन लेना, पानी संवहन प्रणाली में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा एक बार फिर बता रहा हूं। पानी संवहनी प्रणाली में पाया जाने वाला वर्ग, चार ऑप्शन आपको देगा, इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या सभी। तो याद रखना, इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा वर्ग है जो पानी संवहन प्रणाली में पाया जाएगा। याद रखना, इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा संघ होता है जो पानी वाले स्थान में पाया जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा मैं एक मोटिवेशन दूंगा कि यदि आप लाइफ में बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो कबूतरों के साथ रहना छोड़ दो, क्योंकि यदि आप कबूतरों के साथ रहोगे तो कबूतरों जितना ही उड़ पाओगे, उससे ज्यादा उड़ने की कभी उम्मीद मत रखना। इसलिए बोलता हूं हमेशा, जैसी संगत वैसी आपकी रंगत होगी। तो याद रखना, आप में पोटेंशियल है, आप जैसा भगवान ने कोई दूसरा पैदा नहीं किया है। यू आर ए यूनिक। बस याद रखना, हमें बाज बन के उड़ना है, ना कि कबूतर। याद रखना, दोबारा बता रहा हूं, यदि बाज की तरह आसमान चीरना चाहते हो तो फिर से बता रहा हूं, कबूतरों के साथ रहना छोड़ दो या इनका साथ छोड़ना पड़ेगा, तब तो आसमान चीरोगे, नहीं तो कबूतर बन के ही रह जाओगे। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन है, जायांग या स्त्री केसर का ऐसा भाग का नाम बताओ जो भाग परागणों को ग्रहण करेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, पराग या स्त्री केसर का ऐसा भाग बताइए जो पराग कणों को ग्रहण करेगा। चार ऑप्शन आएगा आपके पास, कौन कौन से आएंगे? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये तो इंग्लिश हो गई, हिंदी की बात कर रहा हूं। वर्तिकागर, वर्तिका सॉरी वर्तिका, वर्तिकागर, अंडाशय या सभी। तो आपको याद रखना है कि जायांग होता है वो पुष्प का कौन सा भाग होता है? मादा जनन भाग। पहले तो ये याद रखो, जायांग क्या होता है? मादा जनन भाग जायांग होता है। पहले बात तो ये याद रखना। ठीक है, अब आता है हंसवर कि जायांग मादा जनन भाग होता है। जायांग में वर्तिकाग्र एक ऐसा भाग होगा जो परागणों को ग्रहण करने का काम करेगा। तो इसका आंसर होगा वर्तिकाग्र। ये क्या करेगा? ये जायांग या स्त्री केसर होते हैं, उसका जो भाग होगा वर्तिकाग्र, वो वर्तिकाग्र क्या करेगा? परागणों को ग्रहण करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि वर्तिका क्या होती है? तो याद रखना कि जायांग या स्त्री केसर में अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने का काम वर्तिका करेगी। अंडाशय व वर्तिकाग्र
को जोड़ना। याद रखना, वर्तिकाग्र व अंडाशय को जोड़ने का काम वर्तिका करेगी। वर्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि अंडाशय क्या होता है। जायांग का आधारी भाग, जायांग का आधारी भाग। अंडाशय क्या होता है? जायांग का आधारी भाग होता है। दोबारा बता देता हूं, वर्तिकाग्र जायांग या स्त्री केसर का वो भाग होता है जो परागणों को ग्रहण करेगा। ठीक है, जायांग या स्त्री केसर होता है वो मादा जनन भाग होता है। पुमंग जरूर नर जनन भाग होता है, वो आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है कि जायांग में अंडाशय और वर्तिकाग्र इन दोनों को जोड़ने का काम करने वाली युक्ति होगी वर्तिका। ठीक है, जायांग या स्त्री केसर के नीचे एक फूला हुआ भाग होता है, उस भाग को क्या बोला जाता है? अंडाशय। ठीक है, आप पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने से पहले छोटी सी एक सारी न सुना देता हूं कि क्या पढ़ा है साजिशें रचने में। क्या पढ़ा है साजिशें रचने में? साजिश तो वो रचते हैं जिनको कोई जंग जीतनी हो। क्या पढ़ा है साजिश रचने में? साजिश तो वो रचते हैं जिन्हें जंग जीतनी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ना अरंडी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया आपको, अरंडी है पूर्णपोषी, अपूर्णपोषी या परिपूर्णपोषी। 3 ऑप्शन दे दिया आपको, या सभी। ठीक है, तो याद रखना अरंडी जो होता है वो कैसा होता है? पूर्णपोषी होगा। ठीक है, पूर्णपोषी होता है। क्वेश्चन पूछ ले पूर्णपोषी का मतलब क्या होता है? जिसमें भ्रूणपोष शेष बचता है। याद रखना, भ्रूणपोष शेष बचता है। शेष बचता है उसको भ्रूणपोषी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है भ्रूणपोषी के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, यहां लिख रहा हूं कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा अरंडी के अलावा नारियल, मटर, सॉरी टू यू से मक्का, गेहूं, और इसके अलावा चावल। ये 4 क्या होते हैं? ये भ्रूणपोषी के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब आ गया अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी क्या होता है? इसमें भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है। भ्रूण निर्माण के बाद भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है। याद रखना, इसमें भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब भ्रूणपोषी के एग्जाम्पल भी बता देता हूं। इसका एग्जाम्पल है चना, मटर
और इसके अलावा सेम, इन तीनों में भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है, इस कारण इनको अभ्रूणपोषी कहते हैं। मक्का, गेहूं, चावल और नारियल और इसके अलावा अरंडी, इन पांचों में भ्रूणपोष समाप्त नहीं होता है, भ्रूणपोष शेष बचता है, इसीलिए इसे भ्रूणपोषी बोला जाता है। बात करें आप परिभ्रूणपोषी, इसका एक ही उदाहरण दे रखा है एनसीईआरटी में। परिभ्रूणपोषी का सीधा आंसर है काली मिर्च। बस परिभ्रूणपोषी काली मिर्च में होती है। काली मिर्च यह परिभ्रूणपोषी का उदाहरण है। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं, समझ लेना इस चीज को। क्वेश्चन अरंडी क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है अरंडी क्या है, बता रहा हूं। अरंडी भ्रूणपोषी होता है क्योंकि उसमें भ्रूणपोष शेष बचता है। इसके अलावा नारियल, मक्का, गेहूं और चावल, इन चारों में भ्रूणपोष होता है, इसका मतलब ये क्या है, ये भ्रूणपोषी है। ठीक है, बात करें चना, सेव और मटर, इन तीनों में भ्रूणपोष शेष नहीं बचता है, ये तीनों क्या होती है, अपभ्रूणपोषी। ठीक है, परिभ्रूणपोषी इसका उदाहरण है काली मिर्च। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये 8वां क्वेश्चन सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने से पहले बता देता हूं कि यहाँ एक क्वेश्चन के साथ आपके 5-6 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, याद रखना इस कहानी को। एक बार क्या हुआ, थोड़े बहुत कोई बाज था, गलती से वो मुर्गियों के बच्चों में आ गया। ठीक है, तो वो बाज बड़ा हुआ, तो उस बाज ने देखा कि दूसरे जो बाज थे वो आसमान में उड़ रहे थे, तो उस बाज ने सोचा कि मैं भी आसमान में उड़ूंगा। तो पास में जो मुर्गी के बच्चे थे उन्होंने बोला कि यार अपन तो मुर्गियां हैं, अपन इतने ऊंचे नहीं उड़ सकते, अपन तो बस केवल थोड़ी सी ऊंचाई पर ही उड़ सकते हैं। तो बाज सोचा कि यार ये सही बोल रही है। ठीक है, तो बाज ने एक दिन उन सब से पीछा छुटा के वह उड़ गया। ठीक है, अब वो आसमान उड़ने लगा आसमान में। ठीक है, थोड़ी देर बाद में उसको उन मुर्गियों की एक बात याद आई कि अपन ऐसे जानवर ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकते। तो उसको वो डर सताने लगा और वो डर के मारे घबराने लग गया और नीचे गिर गया, उसकी डेथ हो गई। तो इस कहानी से ये रहस्य मिलता है कि यदि वो बाज उन मुर्गियों के साथ नहीं रहता तो पूरे आसमान को चीरता। इसीलिए साली ये संगत है ना, यह आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। सोच लिया लोगों ने कि यार सही है, बोले कोई सी भी कॉलेज मिल जाएगी ले लेंगे, क्या है जेटी तो करना, आईसीआर तो करना है, कहीं से कर लेंगे। नहीं, कहीं से नहीं, साला 3 यूनिवर्सिटी छाप होनी चाहिए, करो तो 3 यूनिवर्सिटी में जान लगाओ साला, या फिर दोबारा ही करो सही। मेरे हिसाब से 3 यूनिवर्सिटी को फेवर करता हूँ मैं, 3 ही यूनिवर्सिटी को जेट में एफर्ट वाली मानता हूँ मैं। और बाकी के हालांकि ये नहीं कहता कि वो किसी काम की नहीं है, लेकिन अपना पहला टारगेट 3 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अमीबा में पोषण होगा। क्वेश्चन आएगा अमीबा में पोषण किस प्रकार का होगा। तो याद रखना, अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होगा। होलोजोइक
प्रकार का पोषण होगा। यह तो हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आता है अमीबा होता है एक कोशिकीय। याद रखना, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय होगा। एक कोशिकीय, याद रखना, अमीबा एक कोशिकीय होगा। इसके अलावा अमीबा में गतियां करने वाला गमनांग होगा। याद रखना, अमीबा कूटपाद के द्वारा गति करेगा। कूटपाद पाए जाते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखना। अमीबा में पोषण किस प्रकार का होगा? अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होगा। पहला मोस्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अमीबा होगी एक कोशिकीय। तीसरा मोस्ट, अमीबा में गमनांग होते हैं। याद रखना, अमीबा में कूटपादों के द्वारा गमन होता है। अमीबा गमन करता है लेकिन कूटपादों के द्वारा करेगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले बता रहा हूं, यह तरीका भी मेरा सेम रहता है, लेकिन याद रखना मैंने अमीबा के आंखों 3 मोस्टली आंसर बता दिए हैं। अमीबा एक कोशिकीय होगा, अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं और अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 की से स्टार्ट करते हैं अपन। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। याद रखना, विशाल मधुमक्खी किसे कहा जाता है? विशाल मधुमक्खी कहा जाता है। कहा जाता है, याद रखना, एपिस डोरसाटा। डोरसाटा, एपिस डोरसाटा को विशाल मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2022 में आया था कि विशाल मधुमक्खी को क्या कहा जाता है? एपिस डोरसाटा को विशाल मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पलमल या परांकुर सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका हुआ होता है, उसे क्या बोला जाता है? पलमल का मतलब होता है परांकुर। परांकुर होता है वो सुरक्षात्मक एक आवरण के द्वारा ढका होता है जिससे उससे कोई हानि नहीं होती है। यानी पलमल एक विशेष प्रकार के आवरण के द्वारा घिरा होगा, उस आवरण के होने से उस पलमल को कोई नुकसान नहीं होगा। तो बात आती है वो पलमल होता कौन सा है? 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, कोलियोप्टाइल, टेगमेन, कोलियोराइजा या सभी। तो सोच के बताइए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपके पास, सोचने का समय है 30 सेकंड। बताइए कौन सा होगा? पलमल कौन सा होगा जो पलमल की सुरक्षा करेगा? बता दीजिए जरा, देखिए
5 सेकंड का टाइम और दूंगा। बता देता हूं, 4 ऑप्शन आएगा, कोलियोप्टाइल, टेगमेन, इसके अलावा कोलियोराइजा या सभी। तो याद रखना, परांकुर चोल को सुरक्षात्मक रूप से ढक कर रखने वाला आवरण कोलियोप्टाइल कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कोलियोराइजा क्या होता है। यह मूलांकुर को ढक कर रखता है। मूलांकुर की रक्षा, मूलांकुर की रक्षा कौन करेगा? कोलियोराइजा, यह मूलांकुर की रक्षा करती है। टेगमेन बीजांड का सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी बीजांड, सबसे बाहरी बीजांड का आवरण, उसे टेगमेन बोला जाता है। दोबारा बता देता हूं, परांकुर को सुरक्षा देने वाला आवरण तो कहलाता है कोलियोप्टाइल। क्वेश्चन पूछ ले, मूलांकुर या रेडिकल को सुरक्षा देने वाला आवरण, तो याद रखना कोलियोराइजा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि बीजांड का सबसे बाहरी आवरण होगा, तो टेगमेन। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 आपके ढंग से समझ में आया होगा। अब अपन अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है 14, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पौध रोग होता है। पौध पौधों में रोग होता है, किसके द्वारा होता है? रोग होगा, किसके द्वारा होगा? 4 ऑप्शन बता देता हूं, याद रखना। सिट्रस एक, दूसरा ऑप्शन गेहूं में कीट, 2, और थर्ड पे चूर्णिल आसिता। चूर्णिल आसिता, ठीक है, या फिर सभी। ठीक है, क्वेश्चन है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पौधा रोग किसके द्वारा या किसमें होगा? 4 ऑप्शन है, सिट्रस, गेहूं में कीट रोग और चूर्णिल आसिता। इन तीनों में से कौन सा रोग है जो ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के द्वारा होगा? तो याद रखना, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के द्वारा सिट्रस नामक बीमारी होगी। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे को यह बताइए कि ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस होता क्या है? कवक होता है, विषाणु होता है, या जीवाणु होता है? क्या होता है? याद रखना,
ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जीवाणु होगा। सबसे पहली बात याद रखना, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का जीवाणु होगा। गुड, ठीक है, याद रखना। अब बात आती है इसके द्वारा सिट्रस नामक बीमारी होगी। अब ये बताइए कि वो सिट्रस नामक बीमारी होगी कहां पर, वो होगी नींबू में। कहां होगी, नींबू में, ये भी याद रखना। सिट्रस नामक बीमारी नींबू में होगी, ठीक है। अब बात आती है गेहूं में कीट रोग, बता देता हूं। गेहूं में कीट रोग होता है, वो किसके द्वारा होता है, वही बात आती है कि गेहूं में कीट रोग जीवाणुओं के द्वारा होगा, विषाणुओं के द्वारा या कवकों के द्वारा। तो याद रखना, गेहूं में कीट रोग किसके द्वारा होगा, फंगी या कवक के द्वारा होगा। कवक द्वारा, किसके द्वारा होगा, कवक के द्वारा गेहूं में कीट रोग होता है, ठीक है। समझ में आती है ये बात। तो कौन सा होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनस, पक्सिनिया ग्रेमिनस, ग्रेमिनीस। इसके अलावा ट्रिटिकाई के द्वारा भी होता है, वो भी आगे बढ़ेंगे अपन। एक बात और बताता हूं, याद रखना, गेहूं में कीट रोग भी होता है, तना कीट रोग होता है, याद रखना, तना कीट रोग भी गेहूं में ही होता है, ठीक है। अब आता है चूर्णिल आसिता रोग किसके द्वारा होगा, तो याद रखना, चूर्णिल आसिता नामक बीमारी किसके द्वारा होगी, कवक, वायरस या बैक्टीरिया। तो याद रखना, यह बीमारी भी कवकों के द्वारा होगी, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सी कवक, कवक का भाई तो पता होना चाहिए, कौन सी कवक के द्वारा होगी। याद रखना, ईरिसाइफी, ठीक है। उम्मीद करूंगा सबने बढ़िया तरीके से देखा होगा। ईरिसाइफी, ठीक है, दोबारा रिवाइज करा देता हूं। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होगा, याद रखना, नींबू में सिट्रस नामक बीमारी ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के द्वारा होगी, ठीक है। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस क्या है, ये एक प्रकार की बैक्टीरिया है, ठीक है। गेहूं में कीट या गेहूं में कीट रोग होता है, याद रखना, पक्सिनिया ग्रेमिनिस के कारण होता है। एक बार बता देता हूं, गेहूं का कुल कौन सा होता है, ग्रेमेनी, याद रखना, ग्रेमेनी। गेहूं का कुल होगा ग्रेमेनी, ठीक है। जितने भी धान्य फसल होती है ना, वो ग्रेमेनी में आते हैं। चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या आते हैं। इसके अलावा कौन कौन आता है, मक्का, और इसके अलावा चावल, ये ग्रेमिनी कुल में आते हैं। ग्रेमिनी कुल में हमेशा धान्य फसल आती है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, चूर्णिल आसिता नामक बीमारी होगी, याद रखना, चूर्णिल आसिता नामक बीमारी कवकों के द्वारा होती है, उस कवक का नाम है ईरिसाइफी, ठीक है। आप पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा इस सेशन का,
ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछ ले, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द कौन सी होगी? द्विनाम, पंचजगत, त्रिजगत, त्रिजगत या सभी, या आपका ऑप्शन आ गया। ठीक है, एक ही प्रजाति के दो नाम, एक ही प्रजाति है और उसके नाम दो शब्दों में अलग अलग, जैसे कैरोलस लीनियस, कैरोलस प्लस लीनियस। ठीक है, तो पहले तो याद रखना, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही प्रजाति के नाम के दो शब्द हैं, द्विनाम, पंचजगत, त्रिजगत या सभी। त्रिजगत मैंने आपको पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, किसने दी थी वो वहां यहाँ बता दिया था। यह बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो इसका आंसर, एक ही प्रजाति के नाम के दो शब्द द्विनाम पद्धति में होंगे। ठीक है, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? ये क्वेश्चन आता है हमेशा, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी। पंचजगत अवधारणा RH व्हाइटेकर ने दी थी। याद रखना, पंचजगत अवधारणा RH व्हाइटेकर ने दी थी। पंचजगत में कौन कौन से होते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और थैलोफाइटा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपके क्वेश्चन 15 इस सेशन के कंप्लीट। आपका ये सेशन तो हुआ खत्म। अब जब मैं आपके अगले सेशन में आऊंगा तब अलग नई एनर्जी से आएंगे और आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, कंसेप्ट पे ध्यान दे लेना। जिस बंदे को टॉप रैंक देनी है, क्योंकि हमेशा मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी टॉप 100 में रैंक आनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट का खेल है। कोई सा एग्जाम दे लो आप, बिना कंसेप्ट चला कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक कंसेप्ट है, जब तक आपके हाथ में सब कुछ है। तो आज के 15 क्वेश्चंस तो इस सेशन के तो खत्म हो जाएंगे। अब जब अपन अगली बार आएंगे तो थोड़ा सा नया सिस्टम से आएंगे अपन। अगली बार में मेरा एक वीडियो आपके लिए, एक मोटिवेशनल पूरा वीडियो डाल दूंगा। बहुत से स्टूडेंट ने कहना है कि सर आप मोटिवेशनल नहीं डालते हो आजकल, तो मैं एक, जब अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, आज क्या डेट हो गई? आज की अपनी डेट हो गई 8 मार्च हो गई। आज 10 मार्च को डालूंगा मोटिवेशनल। ठीक है, 10 मार्च को ओनली मोटिवेशनल डालूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, उसमें आपके एक भी क्वेश्चन नहीं डालूंगा, ओनली मोटिवेशनल होगा। ठीक है, तो आप 10 मार्च को मोटिवेशनल देखने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि 10 मार्च को मैं पूरा एक मोटिवेशनल वीडियो डालूंगा और वही अपना 1 घंटे का होगा। उसमें केवल मोटिवेशनल वीडियो डाले जाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, आप पढ़ रहे हो, आपका पर्पज क्या है, पढ़ने से आपको कौन सा फायदा होगा, उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करूंगा कि आज के क्वेश्चंस आपने बढ़िया पढ़े और आगे बढ़िया पढ़ोगे। ठीक है, तो मेरी बात हमेशा याद रखना, कंसेप्ट वाली बात कभी मत भूलना, सब बातें भूल जाना। जो बताता हूँ, जो यहाँ पर बकता हूँ आपके लिए तो बकता ही हूँ, जो नहीं पढ़ता उसके लिए।
और याद रखना जितनी चीज़ें पढ़ाया हूँ पढ़ के आना अगली क्लास में, ठीक है। परसों अपना आएगा मोटिवेशनल स्पीच। तैयार रहिए मोटिवेशनल वीडियो के लिए फुल एनर्जी के साथ, लेकिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ के आइए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और धन्यवाद सभी का।